हरियाणा के जाट परिवार की एक बेटी डॉक्टर सुमित दहिया रियासती काल के अंदर महिलाओं की स्थिति के ऊपर रिसर्च कर रही है। खासकर जो राज परिवार के अंदर जो दासियां होती थी, जो गायिकाएं यानी गणिकाएं होती थी, और राजा जिनको अपनी को वाइफ बना लेते थे यानी उपपत्नियां बना लेते थे, जिनको पर्दायित और पासवान का दर्जा होता था, इस तरह की जो नारियां होती थी, उनके साथ में राज परिवार के सदस्य कैसा व्यवहार करते थे, उनके आर्थिक और सामाजिक तौर के ऊपर उनकी स्थिति क्या होती थी, इन सारी बातों के ऊपर डॉक्टर सुमित दहिया रिसर्च कर रही है। पिछले दिनों जोधपुर यात्रा में हमें वो मेहरानगढ़ के अंदर इस तरह की जो ये पर्दाई थी या जो राजाओं की पासवान थी या जो को वाइफ्स थी, उनकी भैया खंगालती हुई हमें मिल गई और हमने उनका इंटरव्यू लिया। डॉक्टर सुमित दहिया का इंटरव्यू एक तो नारी सशक्तिकरण के नाम पे दुकान चलाने वाले और जो ये विदेशी और वामपंथी इतिहासकार थे, जिन्होंने इतिहास के अंदर खासकर भारतीय समाज में नारी की स्थिति को लेकर के इतना ज्यादा गलत लिखा है और दुष्प्रचार किया है, उनके मुंह के ऊपर ये इंटरव्यू करारा तमाचा है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो इतिहास के ये बाधक तत्व है उनके मुंह के ऊपर तमाचा पड़े। मेरा नाम डॉक्टर सुमित दहिया है। मैंने हरियाणा से एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी पीएचडी की दिल्ली से सारी एजुकेशन की है और पीएचडी मैंने जयपुर टेक्सटाइल कारखाना पे की है, क्योंकि वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली टॉपिक था और ये टॉपिक मेरा पूरी तरह से अलग हो गया। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर सर को जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले 4 साल जॉब किया है एज ए एम्प्लॉय उनके साथ में। उसके बाद जब मैंने यहाँ की लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्टोरियन कह रहे हैं और उस तरह से वो चल नहीं रही हैं वो चीज़ें जैसा हमें पढ़ाया जा रहा है। या हम सेमिनार लेक्चर में दिल्ली में तो अक्सर हम यही सुनते हैं कि रॉयल फैमिली ख़राब होती थी, वो तो हैरेस करते थे विमेन को, वहाँ विमेन एक बार डोले में आती थी फिर संदूक में जाती थी। हम ऐसी बहुत सारी, मेरी एजुकेशन वहाँ पे हुई है तो मेरी वही थॉट लेके जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने समझा कि चीज़ें वैसे ही नहीं थी जैसे हम पढ़ के बड़े हो रहे हैं, जो थॉट हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ के पढ़ना जब स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि सिंगर पे अभी किसी ने काम नहीं किया है, जैसे क्षीर सागर जी ने और वसुधा कुलकर्णी जी का कुछ काम है, या फिर जनाना पे जिन्होंने काम किया उन्होंने बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन बताई है सिंगर्स की। तो जब भैयों में जब काम करते हैं हम देखते हैं तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी ही नहीं जैसा हम उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये डेलिबरेटली किया जा रहा है हिस्टोरियन, या पता नहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आया। तो देन आफ्टर सर के साथ जॉब करते हुए मुझे लगा कि स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड देन एडवांस स्टडी शिमला में मैं हूँ अभी, जो कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडिया में और एशिया का 3rd नंबर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ। वहाँ पे मेरा टॉपिक है फीमेल सिंगर इन मारवाड़ कोर्ट। इसमें फीमेल सिंगर की जब हम बात करते हैं कोर्ट में तो हम 3 कैटेगरी में जाते हैं, भक्तन, पातुरी और गायन। तो जो गायनें थी, जो मारवाड़ में जो बहियों में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जो एक गायनें हैं कुछ लोग कहते हैं कि वो खरीदी जा रही थी, लेकिन जब खरीदने के बारे में हम कहते हैं कि खरीद के उनको लाया जा रहा था और वो एक तरह से स्लेवरी सिस्टम था। तो 2 चीज़ें सामने आती है। एक तो ये कि जो स्लेवरी सिस्टम की जब हम इंडिया में बात करते हैं तो वो यूरोपियन मॉडल को लेके हम बात करते हैं, तो यूरोपियन मॉडल इंडिया में वो फिट होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ दासों की सिचुएशन वो थी ही नहीं जो कि यूरोप में थी। तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे मारवाड़ के कॉन्सेप्ट में सिंगर को ऐसे हमें प्रेजेंट करना चाहिए। और जब सिंगर को हम मान लो खरीदा भी जा रहा है, अगर एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कि हाँ खरीदा जा रहा था, तो भी वो इतना हायर है जो अपनी सिंगिंग में इतनी अच्छी हो जाती थी, फिर को वाइफ बन जाती थी। एंड देन उनके पास इतने पट्टे होते थे, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो उनको स्लेवरी कहा ही नहीं जा सकता। वो अपनी मर्जी से दान दे रही है, पुण्य कर रही है, बिल्डिंगें बनवा रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो उसको हम एक दास को इतनी फ्रीडम कभी नहीं मिल सकती कि वो ये सब करे। तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा ठीक था। और जो हिस्टोरियन कह रहे हैं कि खरीदा जा रहा था, वो भी सिर्फ एक बही से 2-3 इंस्टांसों से हम ये नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को कि वो ऐसा ही था। उसके लिए हमारे पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो डॉक्टर सुमित, मैं बीच में एक बात पूछूंगा कि जैसे राजा की जो एक तो वाइफ हो गई, रानी हो गई, और ये जो सिंगर और ये जो डावड़ियाँ जो होती थी, ये एक आपने अभी कहा को वाइफ जी, तो आज की तारीख में ये वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात चल रही है, नारी सशक्तिकरण की, तो उस टाइम की जो क्या स्थितियां कैसी थी नारी सशक्तिकरण के मामले में, उस टाइम की स्थितियां कैसी थी? जो हम गायन की बात करते हैं, अगर राज परिवार की बात करते तो रानियाँ तो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जब हम गायनों की बात करते हैं वो भी एज ए इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इकोनॉमिकली हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनके पास इक्विवेलेंट पट्टे होते थे जिसका एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद करती थी, और धर्म, दान, पुण्य, उनको किसी से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी उस टाइम में। तो वो
अगर हम इकोनॉमिकली उनकी बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सोशली तो ये है कि रानियां बाहर नहीं निकलती थी, लोगों के साथ में उनका इंटरेक्शन नहीं होता था, वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। और बेसिकली जब हम बात करते हैं तो जैसे भक्तन, पात्र और गायन तीनों की बात करते हैं, तो जो गायन बहुत सबसे ज़्यादा, अगर हायरार्की की उनकी बात करें तो गायन सबसे ज़्यादा हायर पोजीशन पे होती थी। अगर वो परफॉर्म कर रही है, बहुत इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, राजा को पसंद आती है, तो वो को वाइफ बन जाती थी, पर्दायत बन जाती थी। उसके बाद वो सिंगिंग नहीं करती थी, किसी के सामने भी परफॉर्मेंस नहीं देती थी। नहीं, को वाइफ बनने के बाद में जो राज परिवार के जो दूसरे जो लोग होते थे, राजकुमार होते थे और परिवार के जो राजा के दूसरे सदस्य होते थे, उनका उनके साथ किस तरह के व्यवहार का रिकॉर्ड मिलता है आपको? जो वहियों में हमें डेटा मिलता है वो उनको एज ए फैमिली मेंबर की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। उनको पहले जब वो जैसे नई शादियां होती हैं परिवार में, तो पग्गे रखने लगने की एक जो परंपरा है मतलब पूरे ही राजस्थान में, तो उनके पैर छू के उनको ये एहसास कराया जाता है कि वो फैमिली का पार्ट है। जैसे महाराज कुमार की किसी की भी शादी हो रही है तो उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेती है और नजर निछरावल होती है। और जहाँ भी शादियाँ होती है तो जैसे रानियों के लिए कपड़े आते हैं वैसे उनके लिए कपड़े आते हैं, ज्वेलरी आती है, तो उनको पूरा एहसास करवाया जाता है कि वो फैमिली का ही पार्ट है। इवन के जब उनके बच्चे हो रहे हैं, बच्चों के जब जन्म हो रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से मतलब कंपेयर करना चाहा कि वर्स्ट सिचुएशन जब कही जा रही है कि वर्स्ट थी, तो मैंने दो भाइयों को कंपेयर किया, जो ये जनाना की भैया, एक गायन की बही को जो कि बाद में पर्दायत बन गई थी, एंड देन दूसरी रानी की बही को की। दोनों के मैंने बच्चों के जन्म हुए, एक ने महाराज कुमार को जन्म दिया और इनके बच्चों, गायनों के बच्चों को इनको मतलब बाबा कहा जाता था। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया तो इक्विवेलेंट पैसा खर्च हो रहा है दोनों के बर्थ पे। तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई मतलब उनको डिप्रेस थी, वो भेदभाव मतलब डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि भेदभाव था। इवन के ये डॉक्टर वसुधा कुलकर्णी है, मैंने आज ही सुबह इनका आर्टिकल पढ़ा, ये कह रहे हैं कि जब ये सारी जितनी शान शौकत है वो राजा के जीवन तक ही है, उसके बाद नहीं है। तो अब जब हम भैया पढ़ते हैं तो ऐसा कतई नहीं लगता कि राजा की डेथ के बाद उनकी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती हैं। ये लिखते हैं कि जब राजा की डेथ होने के बाद में उनको महल से निकाल दिया जाता था, क्योंकि नहीं, कई जगह हमने ये भी सुना है कि कुछ लोगों ने लिखा है, इतिहासकारों ने, कि इस तरह की जो ये को वाइफ्स होती थी उनको ज़बरदस्ती साथ में राजा के जला दिया जाता था। तो इस तरह की जो जला दिया जाता था या यदि नहीं जलाया जाता तो उनकी लाइफ कैसे होती थी, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, वो आपको इन दस्तावेजों में कैसा मिल रहा है? सर, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। अक्सर मुझे भी आईएएस में यही पूछा जाता है कि जब सती हो रही है तो उनको ज़बरदस्ती सती अफीम खिला के, एक्चुअली वो तो ये कहते हैं कि उनको अफीम दे दी जाती थी और उनको मतलब फिर सती किया जाता था अपनी रॉयल्टी को बढ़ाने के लिए। बट मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, क्योंकि इसमें दो तथ्य सामने आते हैं। एक तो ये कि जो रानी है, रानियाँ भी सती हो रही हैं और सब नहीं हो रही हैं, कुछ हो रही हैं कुछ नहीं हो रही है, तो ये पूरी उनकी चॉइस पे है, उनकी श्रद्धा पे है कि वो सती यदि जलाया जाता तो सबको जलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, या सबको जलाया जाता है या फिर किसी को नहीं जलाया जाता। लेकिन जैसे कुछ हैं कुछ नहीं हो रही हैं, तो मतलब ये उनकी खुद की श्रद्धा पे मतलब बेस है कि हम क्या करना चाहते हैं, वो कैसे उनके रिलेशनशिप है या वो उसको कैसे अपने आप को सर्वाइव करना चाहती हैं। लेकिन जब गायनों की बात करते हैं तो बहुत सारी गायनें ऐसी हैं जो कि राजा की डेथ के बाद में जिनकी डेथ नहीं हुई। मैं इनका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ वसुंधरा कुलकर्णी का। ये मैम क्या, ये सारी या मैम जो भी है, मुझे ये तो नहीं पता ऑथर कौन है, बट मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा तो मुझे समझ में आया बहुत अच्छे से कि ये कह रही है जब राजा चले जाते हैं तो फिर उनकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, तलहटी के महलों में शिफ्ट कर दिया जाता है और ये सब कुछ जितनी शान शौकत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम भाइयों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा कतई नज़र नहीं आता कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब राजा की डेथ होती है तो एक दो ही इंस्टांस मिलते हैं जहाँ हमें तलहटी में उतारने के मतलब साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन तलहटी में भी कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो बहुत अच्छे से महल एस्टेब्लिश महल थे स्टेट टाइम पे। जो नया राजा बनता था जी, तो जो पुराने राजा की जो ये को वाइफ्स होती थी, पर्दायित होती थी या जिनको पासवान का दर्जा दिया जाता था, उपपत्नियाँ कह सकते थे, तो उनके साथ नए राजा का किस तरह का व्यवहार होता था, वो उनको क्या कह करके संबोधित करता था? जैसे कि विधवा जो रानी होती है, जो सती नहीं होती हैं, जो रानियाँ होती हैं, उनके बारे में उनको माजीसा कहा जाता है। तो पर्दायत को भी पर्दायत माजीसा ही कहा जा रहा है, तो वहाँ पे भी कोई भेदभाव हमें नज़र नहीं आता है। एंड देन जब मान लो अगर जो राजा है उसकी भी डेथ हो जाती है एंड देन उसका सन अगर राजा बन रहा है तो वो भी उसको दादी सा कह के पुकार रहा है। और बहियों में साफ साफ लिखा रहा है, जैसे मगराय जी हैं, वो महाराजा मान सिंह जी की पर्दायत थी लेकिन वो उनके साथ सती नहीं हुई, पहले वो
वो गायन थी, गायन से वो परदायत बनी, परदायत से उसने पासवान की पदवी ली। जबकि मारवाड़ की इसमें मतलब 2 ही या 3 ही ऐसी परदायतें हैं जिनको पासवान का स्टेटस मिला, जैसे गुलाब राय जी हैं, मगराय जी हैं, रूपजोत राय जी हैं, तो उसको पासवान तक की उपाधि मिली। तो जैसे ही महाराजा मानसिंह जी की डेथ होती है और तखत सिंह जी आते हैं, तो उसको कहा वो उनका सीधा स्टेटस बदल जाता है। अब वो माझी सा क्या परदायत जी माझी सा लिखा आ रहा है भाइयों में। आगे फिर उसमें लिखा आ रहा है जब जसवंत सिंह जी आते हैं कि परदायत मतलब दादी सा पासवान दादी सा, तो उसका स्टेटस पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन उसके जो पट्टे हैं उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही, उससे पट्टे नहीं लिए जा रहे, उसका घर खाली नहीं करवाया गया। इस तरह के हमें कोई भी साक्ष्य भाइयों में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इवन के जैसे रानी के महल की मरमर तोड़ी है, चूना लग रहा है, तो वैसे ही उनके महलों में भी लग रहा है। तो ये जो मुझे लग रहा है ये एक मिथ है लोगों के बीच में या इतिहासकारों के बीच में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हिस्टोरियन ने लिख दिया कुछ भी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बहुत साल पहले, हम लोग उसी स्टेटमेंट के बेस पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। कॉपी पेस्ट हो रहा है जी, कॉपी पेस्ट हो रहा है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। क्योंकि हम अपनी ना तो न्यू रिसर्च क्या है, हमें रिसर्च में सिखाया जाता है ट्रूली जो रिसर्च होती है, या तो न्यू इंटरप्रिटेशन कीजिए आप सोर्स की, या फिर आप न्यू सोर्स को प्रोड्यूस कीजिए और दिखाए, मतलब सॉरी मैंने प्रोड्यूस वर्ड गलत यूज़ किया, न्यू सोर्स को आप खोजिए कि किस तरह से नया सोर्स है और किसको हम काम में ला सकते हैं। लेकिन अब दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, राजस्थान स्टेट आर्काइव, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, इस तरह के बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा सोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन इतनी ख़राब है और दयनीय है रिसर्च की कि हम लोग एक किताब चाहे 50 साल बाद पहले आ चुकी है, हम उसी थॉट को आगे बढ़ाते जाते हैं, सिर्फ टाइटल चेंज करते हैं, हम उसी चीज़ को चिपकाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम ना तो नए विचारधारा ला पा रहे हो ना सोर्स को पढ़ पा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है रिसर्च के क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतना सारा सोर्स है जो हमारे पास में बहियों को लेके हैं, तो इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। एक स्टेटमेंट किसी ने दे दिया कि वर्ष था, वो उनकी छोटी छोटी बच्चियों को, मुझे भी IAS में एक सेमिनार में मुझे बहुत बड़े हिस्टोरियन लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं सती होता था, छोटी छोटी बच्चियों को 5 साल की बच्चियों को सती किया जाता था। लेकिन सिर्फ कह देने से चीज़ें नहीं होती। आप 4 यूरोपियन हिस्टोरियन ने जो लिखा है आपने बोल दिया, तो उनकी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा था। डॉक्टर सुमित, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो ये महिला सशक्तिकरण है, आपने जो इतनी बहियाँ पढ़ी, इसके अंदर आपको इन दस्तावेजों के अंदर महिला सशक्तिकरण कैसा मिला? जो हम आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो चारों तरफ हो रहा है। मोदी जी का भी संदेश है बेटी बचाओ और ये मतलब देश को आगे बढ़ाओ, ये सब ठीक है। लेकिन ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये आज से मतलब 100 साल पहले या 150 साल पहले हो चुकी हैं ये सब चीज़ें। हम उन्हीं को वापस हम अपने मतलब पास्ट की तरफ जा रहे हैं एक तरह से। मतलब आपको इन दस्तावेजों में उस जमाने की नारी बिल्कुल सशक्त मिली? मुझे अगर इकोनॉमिकली बात की जाए तो बहुत इंडिपेंडेंट और सशक्त मिलती है, लेकिन अगर हम सामाजिकता की बात करें तो सामाजिक तौर पे नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि हर चीज़ की हर समय की एक अपनी डिमांड होती है और परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे हम सनत परवाना भैयों को पढ़ते हैं, आम विमेन को देखते हैं, जो मारवाड़ की आम जनता थी उनमें महिलाओं की स्थिति, जैसे कारीगर, मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया है टेक्सटाइल आर्टिजन पे, तो आर्टिजन विमेन बहुत इंडिपेंडेंट थी, मतलब सोशली वो कहीं भी जा सकती थी, आ सकती थी, खेतों में काम कर रही थी, हस्बैंड को जैसे जुलाई और दर्जन है तो साथ में काम करके उसको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर रही थी और साथ में इंडिपेंडेंट थी। बट रॉयल फैमिली के साथ में एक अलग एस्पेक्ट, क्योंकि किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो थोड़े से उसके वैसी भी चीज़ें होती हैं जो मर्यादाएं होती हैं। मैं उसको नुकसान तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन कुछ मर्यादित चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि हम जैसे बाहर निकल जाते हैं, आजकल मूवी स्टार बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि भीड़ जमा हो जाती है, अदर चीज़ें हो जाती है, तो आप उसको वैसे भी ले सकते हैं कि वो सशक्तिकरण तो था उनके पास में, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। अपना एक एक चीज़ डेली डायरी जो आज हम कहते हैं लिखना चाहिए, तो वो डेली डायरी मेंटेन कर रही है इतने सालों का। एक एक पढ़दायत के हमें 300 भैया मिल रहे हैं, तो इतना उसको मेंटेन करना, एक एक चीज़ का खर्च मिल रहा है कि उसने किस दिन किसके लिए क्या खर्चा किया, कौन से त्यौहार पे दिया है, मंदिर में दिया या शादी में खर्च किया, कौन से कपड़े खरीदे और किस तरह से। उनके जो फैशन की जो समझ थी, भैयों को देख के लगता है कि आज की जो हम मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करते हैं टेक्सटाइल में या फिर ज्वेलरी में, उसका एक बहुत सक्षम मतलब उदाहरण हमें देखने को भैयों में मिलता है कि वो बहुत ही, उनको फैशन की बहुत अच्छी समझ थी, ब्यूटी की बहुत अच्छे से समझ थी, प्लस वो इंटेलिजेंट बहुत थी कि अपना एक एक पैसे का हिसाब रखना उनको आ रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे लगता है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मतलब सशक्त वुमेन थी उस टाइम पे।
तो ये थी डॉक्टर सुमित दहिया, जो उस जमाने की रियासतीकालीन जो नारियां थी उनके सशक्तिकरण के ऊपर और उनकी क्या समाज के अंदर स्थिति थी, आर्थिक रूप से कैसी स्थिति थी, उनके ऊपर रिसर्च कर रही है, जो आपको इस इंटरव्यू के अंदर जानकारी दी गई है। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।